कॉलेज प्रशासन के इस फैसले से साफ पता चलता है कि उन्हें छात्रों की कितनी परवाह है। इसलिए यह भूख हड़ताल जो पिछले 4 दिनों से चल रही है, अब वो अनिश्चित काल तक चलेगी। जा खड़ा हर लड़का, हर लड़की, खाना तो क्या, पानी की एक बूंद तक। पेप्सी थी यार, पी गया। पहली बार फतेहाबाद जिले में जिला परिषद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किला फतेह किया है। टोहाना हलके के गांव नागली की गीता नागली ने राजेश काशवा को 10-8 से पराजित कर जिला परिषद के चेयरमैन के पद पर कब्जा कर लिया। इसी तरह गांव भुथन की कमला भुक्कर ने भी बीबो इंदौरा को 10-8 से पराजित कर उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। दोनों विजेताओं का टोहाना पहुँचने पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के निवास पर स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकारों द्वारा सबका साथ सबका विकास नीति के चलते जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप आज फतेहाबाद जिले की चेयरमैन सीट पर भाजपा का कब्जा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, विकास के बल पर सफलता हासिल करने में फतेह मिली है। चाहे वो ब्लॉक समिति का हो, चाहे वो विभिन्न गाँव के सरपंच पदों का, भाजपा के ही प्रधान व उप प्रधान बने हैं। देखिए, आज फतेहाबाद ज़िले में हमारी पूरी टीम जो लगी हुई थी, सब पार्षदों ने मिलकर के आज जिला परिषद का चेयरपर्सन के रूप में गीता रानी को बनाया। हरियाणा प्रदेश के 21 ज़िले हैं, 21 में से 20 ज़िलों में जिला परिषद के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। कि देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों के नेतृत्व में एक विकास, खास करके जो ग्रामीण विकास का काम शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक काम हमारी सरकार के समय में शुरू हुआ है। देखिए, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हम लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं, वो केवल विरोध के लिए काम कर रहे हैं, और विरोध भी इतना एक्सट्रीम तक जा कर के कि कांग्रेस, इनेलो और कम्युनिस्ट सब पार्टियाँ जो एक दूसरे के विरोध में हमेशा से खड़ी होती आई है, वो आज भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, फतेहाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र का विकास रोकने के लिए मैं समझता हूँ इकट्ठे हुए थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सच्चाई की जीत हुई है और आज भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे फतेहाबाद जिले के अंदर पूरे सभी की सभी हम लोग ब्लॉक समितियां जीत करके उसके चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन भारतीय जनता पार्टी के बने और जिला में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। जो विरोधी दल एक झंडे के नीचे आए थे, वो ताश के पत्तों की तरह आज बिखर गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के मजदूरों के लिए चलाई जा रही स्कीम को जनता तक ले जाने के मकसद से अमृतसर में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग के द्वारा एक विशेष जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूर वर्ग को दी जा रही सहूलियत के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर की गई जनसभा में लेबर कमिश्नर भी मुख्य तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के बारे में बताया। इस मौके पर लोगों को दी जा रही सुविधा पर उनके फॉर्म भरे गए। साथ ही केंद्र की सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधा, जिसमें मजदूरों को साइकिल प्रदान की गई, उक्त फॉर्म भी भरे गए। इस मौके पर तरुण चुग का कहना था कि जिन मजदूरों को साइकिल देने का वादा प्रधानमंत्री ने किया था, वो आज पूरा हो रहा है और 350 लोगों के फॉर्म भरे गए, जिनको आगामी 23 तारीख तक साइकिल वितरित की जाएगी। साथ ही यह वो मजदूर हैं जो घर बनाने का काम करते हैं। इसके चलते जो मूलभूत सुविधाएं सरकार दे रही है, उसके लिए भी इस कैंप में मदद की जा रही है। साथ ही घर बनाने के लिए जो आवास योजना है, उसके तहत 1,50,000 रुपए की जो मदद दी जानी है, उसके भी फॉर्म भरे गए। फीसा वास्ते ग्रांट ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ
कि मेरी सरकार गरीबां दी सरकार होएगी, मेरी सरकार मजदूरां दी सरकार होएगी। और अज गरीबां और मजदूरां से चाहे उन्हां दे बच्चियां दी फीसां दा मसला है तां भी सरकार पैसे दे रही है, जे उन्हां दे घर च किसी ने दंद लगवाने ने तां भी सरकार पैसे दे रही है। अज उन्हां नूं फार्म वंडे गए ने, साइकिल एक साइकिल दा फार्म दिता गया, वो फार्म भर के देन ते एक साइकिल सारे ही उन्हां मैंबरां नूं जिन्हां दी मैंबरशिप 1 साल तो वध हो चुकी है उन्हां नूं एक साइकिल मिलेगा। और 200 किन्ने लोगों नूं नवीं मैंबरशिप दी कापियां वंडियां गईयां। एक कंस्ट्रक्शन लेबरस नूं ये चीज़ां दित्तियां जा रही जिहड़े घरां दे अंदर मजदूरी करते हैं घर बनाने वास्ते, चाहे वह राज मिस्त्री है, चाहे वह तरखान है, चाहे वह रोड़ी कुट्टन वाला है, चाहे ग्रिल लाने वाला है, चाहे प्लंबर है, चाहे इलैक्ट्रीशियन है, चाहे पर्दे लाने वाला है, चाहे ग्रिल्लां लाने वाला है, ये सारे लोग इहदे इनवॉल्व ने। अज 350 लोगों को साइकिल के फार्म दिते गए हैं और यह शुरुआत पंजाब दे पहला कार्यक्रम असी इत्थे करन जा रहे हैं। और 23 तरीक तक इन्होंने सब नूं साइकिल मिलणगे, इन्होंने फार्म अपने अपने डिपार्टमेंट में जमा कराने। 23 तरीक 23 अमरावती जिले के बरुड़ तहसील के बाठोड़ा चांदस में बॉलीवुड व मराठी फिल्मों के सितारों ने 2 घंटे श्रमदान कर ग्रामवासियों का हौसला बढ़ाया। आमिर खान के साथ मराठी फिल्मों के मशहूर अभिनेता सुनील वर्वेर सईद आमहड़कर ने भी हाथ में मिट्टी के घमेले उठाकर पसीना बहाया। सुबह आमिर नागपुर से बाठोड़ा के निकट मुसलखेड़ा पहुंचे, वहां छोटे तालाब के पास चल रहे श्रमदान में सहयोग किया और उनके साथ निर्देशक सत्यजीत भटकल, अभिनेत्री रीमा लागू, सईद आमहड़कर, सुनील वर्वे, विधायक डॉक्टर अनिल बॉन्डे, जिलाधीश किरण गित्ते ने श्रमदान किया। श्रमदान के पश्चात बाठोड़ा के 300 ग्रामवासियों ने बुधवार को 3 घंटे श्रमदान कर 50 फुट लंबा बांध बनाया। इस बांध का निरीक्षण आमिर खान व कलाकारों ने किया। जिलाधीश गित्ते ने कहा कि बाठोड़ा तहसील में 56,000 एकड़ जमीन में 10,000 एकड़ सिंचाई क्षेत्र है। अगले 3 वर्षों में बूंद बूंद सिंचाई होगी। विधायक बॉन्डे ने आमिर खान के नेतृत्व में पानी समस्या के लिए जन अभियान शुरू होने पर खुशी जाहिर की। कि हम एक योगदान करें पानी के विषय में महाराष्ट्र को लेकर, और इसी सोच से हमने वाटर कप शुरू किया है, सत्यमेव जयते वाटर कप, ताकि हर एक गांव इसमें हिस्सा ले। अभी पहले भाग में हमने सिर्फ 3 तालुका को न्योता दिया है, 3 तालुका के गाँव को, लेकिन आगे चल के इसको 30 तालुका में हम बढ़ाएंगे, फिर 300 तालुका, और महाराष्ट्र में 353 तालुकाएँ हैं। तो हमारा ये सपना है कि अगले 3-4 साल में पूरा महाराष्ट्र जो है इस वाटर कप में हिस्सा ले, हर गांव, हर शहर, मुंबई भी इसमें हिस्सा ले, ये हमारा सपना है। निर्मल सिंह कहलो और रविकरण सिंह कहलो चेयरमैन ट्यूबवेल कॉर्पोरेशन पंजाब की तरफ से जिला गुरदासपुर के विधानसभा हल्का फतेहगढ़ चुड़िया में गांव के विकास के लिए पंचायतों को 15 करोड़ के चेक दिए गए और कहा कि गांव के विकास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और जल्द से जल्द काम को शुरू किया जाए। वहीं इस मामले में रविकरण सिंह कहलो ने जानकारी देते हुए बताया, ਅੱਜ ਤੇਜਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ कि जल्दी जिन्ने जल्दी पैसे लाउणगे उन्नी छेती यूसी मिलना। उस तो बाद जोड़े होर पैसे जोड़े ताकि होर भी पैसे वध लिया के ना कोई हल्के की कच्ची गली रहन देनी है तो ना कोई डेरे का रस्ता कच्चा रहन देना। तो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की जी सोच आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲੱਬ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਬਣਨੇ ਨੇ
हर क्लब ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਬਣਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਟ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। प्रदेश सरकार द्वारा पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से वन विभागों को नोटिस देकर तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश सरकार का निर्देश मिलने के बाद कुशीनगर के वन विभाग ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुशीनगर के वन विभाग ने पौधारोपण के लिए 4,66,000 पौधों को तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। वन विभाग की नर्सरी में पौधों की कटाई छटाई करके उनका विकास किया जा रहा है। जिले के वनाधिकारी खुद ही इसकी निगरानी कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने 15 से 20 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में 5 करोड़ पौधा लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी की है। अपने इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले को एक लक्ष्य देकर पौधा तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। सरकार द्वारा कुशीनगर जनपद को 4,66,125 पौधों को लगाने का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद वन विभाग तैयारियों में जुट गया है। वन विभाग में अपने परिसर में पौधों को तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। नर्सरी तैयार करने के बाद उन पौधों का समुचित विकास कराया जाएगा। जिला वन अधिकारी RP सिंह खुद तैयारियों में नजर आते दिखाई दिए। हमें 5 करोड़ पूरे प्रदेश में पौधे लगा करके एक पर्टिकुलर डेट पे जुलाई के 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में विश्व कीर्तिमान स्थापित करना है। इस हेतु कुशीनगर जनपद को 4,66,125 पौधे लगाने हैं 84 स्थलों पर। इसके लिए हमने गड्ढा खुदान का कार्य पूरा कर लिया है और पौध तैयारी चल रही है। पौध उगाने की पूरी तैयारी चल रही, पौध उगान कार्य भी हो गया है। इसको पौधों को बढ़ाने की तैयारी चल रही ताकि अच्छे ऊंचाई के पौधे हम जुलाई माह में रोपित करें बरसात के समय पर। मुगलसराय GRP ने 14 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर दिया है। GRP के अनुसार बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। आरोपी नशे की इस खेप को पश्चिम बंगाल के मालदा से नई दिल्ली होते हुए अजमेर लेकर जा रहे थे। स्टेशन पर चेकिंग के दौरान मुगलसराय में GRP ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। दरअसल शुक्रवार की दोपहर में GRP की टीम प्लेटफार्मों पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पूर्वी छोर के समीप 2 युवक खड़े थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे। GRP के जवानों ने उन्हें दौड़कर पकड़ा और उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 2 बैग में अफीम मिला। GRP पुलिस उन्हें पकड़कर थाने लाई और अफीम का वजन करवाया गया तो 14 किलो निकला। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह मालदा से दिल्ली व अजमेर अफीम लेकर जा रहे थे और वहां महंगे दामों में इसे बेचने के लिए ले जा रहे थे। GRP इंस्पेक्टर त्रिपुरारी पांडे ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी अलीपुर कलियाचक जिला मालदा पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। इनके पास से कुल 14 किलो अफीम बरामद की गई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये अफीम बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में मालदा के पास से आती है और अब्दुल जियाउल शेख नाम का आदमी हमें देता है और ये आरोपी इस अफीम को दिल्ली, पंजाब, अजमेर में मुंह मांगे दामों में बेचते हैं। आरोपियों ने पूछताछ में इस बात का भी खुलासा किया कि मुगलसराय से होकर इसके पहले भी कई बार अफीम जाकर बेच चुके हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। आज दोपहर में श्रीमान ADG रेलवे महोदय के चलाए गए अभियान के तहत हम लोग चेकिंग कर रहे थे कि 7 नंबर प्लेटफार्म पे अब्दुल और शकील नाम के 2 व्यक्ति जो कि मालदा के रहने वाले हैं पकड़े गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में करीब 14 किलो अफीम बरामद की गई है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। मालदा से ये ले जा करके दिल्ली और अजमेर लेकर के जा रहे थे वहाँ किसी व्यक्ति को देने के लिए। उसके लिए हम लोग दिल्ली से और मालदा चक से भी संपर्क में हैं। इनके विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है।
9,000 रुपए रिश्वत की मांग करने वाले पटवारी को बठिंडा विजिलेंस विभाग ने धर दबोचा और एक बड़ी सफलता हासिल की। विभाग की ओर से जानकारी में बताया गया कि सबरजीत वासी पथराला ने विजिलेंस विभाग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके जमीन की गिरदावरी करने के लिए स्वर्ण सिंह पटवारी ने 10,000 रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 9,000 में मामला फिट हो गया था। विभाग की टीम ने सगत पटवारी खाने में जहां तमाम गवाहों के मद्देनजर पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया और आगे की जांच जारी है। सरबजीत सिंह पुत्र निरंजन सिंह जट वासी पथराला ने बयान लिखाया सी इदा करके स्वर्ण सिंह जिहड़ा पटवारी हल्का पथराले का हैगा वो मेरे तो 10,000 की मांग कर रहा है, तो 9,000 भी साड़ा सैटलमेंट हो गया। उस 9,000 रुपए की जी रिश्वत उन्हें मंगी सी, उस संबंधी उन्होंने संगत परिवार खाने जाके समेत सरकारी गवाहां ने उनको काबू किया गया। 9,000 मंगया कादा सी की कराना की सी? अपनी जी जमीन इंतकाल होया सी उसकी गदौड़ियां उन्हें करवानियां सी, गदौड़ी संबंधी ही उन्हें पैसे की मांग की सी। की कार्रवाई अपने को की उस संबंधी उन्होंने परचा रजिस्टर किया गया, 11 नंबर FIR रजिस्टर की गई। मानयोग SSP साहब ने इतला दी गई है, सारे अफसरों को इतला दी गई है, इस संबंधी कार्रवाई जारी है। औसतन बड़े लोगों को साल में 2 से 3 बार सर्दी जुकाम होता है, जबकि बच्चों को 8 से 12 बार। सर्दी जुकाम से सुरक्षा के लिए अपनाएं हमदर्द जोशीना। दूसरे ब्रांड्स के विपरीत इसका हर्बल मिश्रण सर्दी खांसी से दे आराम बिना सुस्ती लाए। ठंड या बारिश में सर्दी खांसी के शुरुआती लक्षणों पर अपने बच्चे को जोशीना पिलाएं, जो उसे रखे सर्दी खांसी से एक कदम आगे। तो अपने परिवार को दें जोशीना की सुरक्षा। ये था मेडिफेक्ट्स हमदर्द जोशीना के लिए। गोहाना में खेतों में गेहूं के अवशेष जलाने वाले 14 किसानों के खिलाफ प्रशासन ने मामला दर्ज किया है। प्रशासन ने सरकार के आदेशों की अवहेलना करने के मामले में किसानों पर मामला दर्ज किया है। प्रशासन ने खेतों में गेहूं के अवशेष जलाने पर रोक लगाई है। इसके बाद भी किसान अपने खेतों में गेहूं के अवशेष जलाने में लगे हुए हैं। इससे किसानों को तो नुकसान हो ही रहा है, इसके साथ साथ आग लगने से खेतों के साथ खड़े वन विभाग के पेड़ भी आग की चपेट में आ रहे हैं, जिससे वन विभाग को भी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, आग के दौरान सड़क से आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतें आ रही है, जिसके चलते अब प्रशासन ने किसानों पर सख्ती शुरू कर दी है। इसके लिए गांव में पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो किसानों पर नजर रखेंगे। वहीं गोहाना के SDM अजय कुमार ने बताया कि सरकार ने खेतों में अवशेष जलाने पर रोक लगाई है और इसके लिए धारा 144 भी लगाई गई है, लेकिन इसके बाद भी कुछ किसान अपने खेतों में गेहूं के अवशेष जलाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते अब सरकार ने कार्रवाई करते हुए 14 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगर जिले की बात करें तो 50 से ज्यादा किसानों पर मामले दर्ज किए गए हैं। SDM अजय कुमार ने बताया कि हर गाँव में पटवारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने अपने हलके में निगरानी रखें। जो भी किसान फसलों के अवशेष जला रहे हैं उनकी रिपोर्ट तैयार कर अपने अधिकारियों को सूचित कर उसके बाद आरोपी किसान के खिलाफ भादस अधिनियम 144 के तहत FIR दर्ज करवाई जाएगी। इसके अलावा कोई भी आम आदमी भी SDM कार्यालय, तहसीलदार, DSP और पुलिस थाने में अवशेष जलाने की सूचना दे सकता है। सरकार ने इसकी रोक भी लगा रखी परालों की। अब देखा है कि सारे पेड़ जल गए इससे। हाँ, ये जीवन विभाग का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बार बार जमींदारों को बोल रहे कि आग मत लगाओ, आग मत लगाओ, और ये मान नहीं रहे इस बात को। बार बार बहुत ही नुकसान हो रहा है। ये पौधे जल के सारी मेहनत बेकार हो जाती है बार बार पौधे लगाने से, और ये मान नहीं रहे किसी प्रकार से। इनको बार बार बोला है कि भाई यहाँ पे मत लगाओ आग, मत लगाओ आग, और सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए, इसका भुगतान कराना चाहिए इनसे, और इनके चालान कटवाने चाहिए। तो अब देखा सड़क के सारे पेड़ जल गए आपके ये। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसकी शिकायत करोगे आप? हाँ, इसकी शिकायत करेंगे। ये कौन से गांव का है ये जी कटवाड़ा माइनर है। आप काम क्या करते हो? ये मैं मेट हूँ जी भैंसवाड़ा बीट में। हाँ, ठीक है। तो आप बुझाने का काम कर रहे हो? हाँ, आग बुझाने के लिए आए हैं। मैं कॉल गया था, फोन करने के बाद हम आग बुझाने के लिए वापस जल्दी आए। क्या नाम आपका? अनिल है जी। सर, गेहूं की कटाई के बाद जो है किसान खेतों में पराल में जो आग लगा देते हैं, उनको रोकने के बावजूद, समझाने के बावजूद भी नहीं रुक रहे मान रहे किसान। तो सरकार की तरफ से क्या आदेश जारी किए गए? इनिशियली सरकार की तरफ से जागरूकता के लिए पूरा एफर्ट किया गया था,
एंड परंतु उसके बावजूद कुछ किसान अभी भी खेत क्लियर करने के लिए अवशेषों को जला रहे हैं। इसके लिए कानून तो पहले से सख्त हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उपायुक्त के द्वारा 144 की धारा लगाई गई है, जिसके लिए जो भी इस तरह की अगर हमें सूचना मिल रही है उनके अगेंस्ट हम मामले नोट कर रहे हैं। अभी तक हमारे गोहाना से 14 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं और रिपोर्ट्स अभी भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। आगजनी की जो घटनाएं हैं फिर भी रुक नहीं रही, तो हमारा तो किसानों से ये अपील है कि ऐसी घटनाएं ना करें, बिकॉज इससे प्रदूषण तो होता ही है और उनके खेतों को नुकसान होता है, प्लस ये एक फायर ट्रेजेडी पे भी मतलब इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो सड़क के किनारे अगर ऐसा आगजनी के जो केसेस आ रहे हैं उससे रोड ट्रैफिक में भी एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, परंतु प्रशासन पूरी सख्ती कर रहा है। सूचना मिलने पे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सर किस किस अधिकारी की ड्यूटी लगाई है इसमें देखने के लिए भी अब की बार क्या रहेगा? सूचना के लिए हमने बेसिकली हम ग्राम सचिव और पटवारियों से सूचना के लिए हमने उनकी ड्यूटी लगाई गई है और पोल्यूशन बोर्ड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इसमें अहम भूमिका है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली के मोदी नगर रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक निजी फाइनेंस कंपनी के सेल्समैन योगेश से गोली मारकर 2 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घायल योगेश को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह सारी घटना दुकान में लगी तीसरी आंख में कैद हो गई। हापुड़ में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। बदमाश आते हैं, गोली मारते हैं और बड़े आराम से 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो जाते हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि चंद कदम की दूरी पर पुलिस की पिकेट है। सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों से योगेश लड़ते हुए दिखाई दे रहा है, मगर बदमाशों के सामने कोई भी जनता का आम आदमी योगेश को बचाने नहीं पहुंचा। पुलिस का वही पुराना कहना है कि घटना की तस्दीक की जा रही है और जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। अभी यहाँ पर मैं देखा तो मैं अपनी डेयरी का मेरा व्यवसाय है, अपनी दुकान पर था मैं, एकदम मुझे अचानक गोली की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागा तो तुरंत मैंने देखा 2 लड़के अपाचे बाइक पर वहाँ से गोली मारकर भाग रहे थे। जो लड़का था वो खून में लथपथ था। उसके जो गोली थी वो यहाँ से आगे से लग के पीछे से पार हो चुकी थी। उसे तौलिया दिया, उसने अपना तौलिया वहाँ पे कमर पे बांधा और लड़के की हमने कोशिश करी जो बाइक पर भगे थे पीछे भगने की, लेकिन वो इतनी स्पीड से गए थे और दूसरी उन्होंने जो बंदूक थी तुरंत डाउनलोड कर ली और लोड करने के बाद में वो तुरंत फिर भगे। कोशिश करी हमने कि चारों तरफ से, फिर मैंने हमारे चौकी इंचार्ज साहब जो है उन्हें फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद में मैंने मयूरी करी, उस लड़के को बैठाया, अस्पताल भिजवाने के लिए पूरी वो करी। बस यही है कि हम पता निकाल रहे हैं कि कौन लड़के हैं। कुछ लड़के कह रहे हैं कि वो दस्तूरी रोड पे एक टेलर की दुकान पर बैठे हुए थे, फिर यहाँ पर आए, उसके बाद में जो है उन्होंने यहाँ पे जो काम को जो अंजाम दिया। किसी फाइनेंस कंपनी में काम करता था, अपाची मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश उसको गोली मार दिया। उसे नंदनी अस्पताल में लाया गया, नंदनी अस्पताल में लाया गया है। फिलहाल लूट के बारे में अभी सर ये दिन दिहाड़े ऐसी घटना हुई है और पुलिस की पिकेट भी रहती है और बदमाश आते हैं गोली मार के चले जाते हैं। क्या है ये पूरा दिन दहाड़े घटना हुई है, हम इसको चैलेंज दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसको क्लोज करके गिरफ्तार किया जाए। प्रदेश सरकार शिक्षा के प्रति ढुलमुल रवैया अपना रही है। आज शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है और प्रदेश सरकार शिक्षक और अभिभावकों को लड़वाने का कार्य कर रही है। यह आरोप प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के जोगिंदर दुल द्वारा श्री सनातन धर्म मंदिर के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लगाए गए। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। गुरु शिष्य का रिश्ता खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम गरीब अभिभावकों के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार ने 134A के तहत जो ड्रॉ निकाला है हम उसके खिलाफ है। सरकारी स्कूलों को इसके बाहर रखकर सरकार खुद ही अपना कानून तोड़ रही है। उनका कहना है कि सरकार जागरूक बने और 134A को खत्म करे और RTE लागू करे। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि जल्द ही बीच का कोई रास्ता निकाले। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के प्रति ढुलमुल रवैया छोड़ गंभीर हो जाए और यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनाए। निजी स्कूलों को मान्यता संबंधित शर्तों में ढील देनी चाहिए और जो फाइलें DEO के पास धूल फांक रही है उसे जल्द ही निकाला जाए। स्कूली बसों को रोडवेज बसों की तर्ज पर समय सीमा न देकर बल्कि किलोमीटर के
आधार पर कंडम घोषित करने की पॉलिसी बनाई जाए। स्कूली बच्चों को रिम्बर्समेंट नहीं दिया जाता, पहले उसे जारी किया जाए, वो भी बच्चों के सीधे बैंक खाते में। सरकार बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह के हिसाब से एजुकेशन वाउचर उपलब्ध करवाए ताकि बच्चा उस पैसे से अपने मर्जी के स्कूल में शिक्षा हासिल कर सके। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार हाईकोर्ट का फैसला मानते हुए बच्चों को उनकी रिम्बर्समेंट दिलवाने का काम करे। इसके विरोध में प्रदेश के सभी निजी स्कूल 7 मई से लेकर 9 मई तक बंद रहेंगे और 10 मई को सीएम सिटी करनाल में धरना देंगे। जैसा कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा ने भी मांग रखी थी कि 134A ये बिल्कुल नाजायज़ है। इससे कहीं किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला, ना रिम्बर्समेंट स्कूलों को मिली, ना अभिभावकों को के उनके बच्चों को उसका फ़ायदा मिला, क्योंकि एक बड़ा गैप है। मान लिया DPS में कोई बच्चा जाता है किसी सरकारी स्कूल से, अब वहाँ उसको अंग्रेज़ी नहीं आती है। 6th क्लास में जो बच्चा जाएगा वहाँ उसकी वोकैबुलरी ABC की सारी प्रॉब्लम है, वो स्टैंड नहीं करता उस क्लास में, तो कैसे मतलब वो उन बच्चों में मिल पाएगा। अब उन बच्चों को हॉर्स रेस होती है, उन बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, वो कहाँ खर्च कर पाएगा इतनी बड़ी राशि। और इसके बावजूद जहाँ ये स्कूल निजी स्कूल हैं सफ़र करते हैं, अगर 10% उनका यहाँ चला गया तो कैसे उन्नति कर पाएंगे, किस प्रकार से वो ग्रोथ कर पाएंगे। ये बिल्कुल निराधार है। गवर्नमेंट को चाहिए स्कूलों को रिम्बर्स करे और ताकि गरीब को उसका लाभ मिल सके। हम तो ये बात भी कहना चाहते हैं कि जनता भी ये बात समझे हमारी। हम जनता के विरुद्ध नहीं हैं, हम बच्चों के विरुद्ध नहीं हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन जनता भी हमारे साथ ये मांग करे मुख्यमंत्री महोदय से, वित्त मंत्री महोदय से कि वो उनको पैसा दे। जैसे सरकारी स्कूलों में उनके खातों में पैसा जाता है, ऐसे ही उनको भी 134 में वो उनके खाते खोले और उनके खातों में वो पैसा डाल दें। जिस स्कूल की जितनी फीस हैं पेरेंट्स उसको पे करेंगे, उनकी स्वेच्छा से वो जिस स्कूल में जाना चाहेंगे वो वहाँ चले जाएंगे और उनको निश्चित रूप से अच्छी एजुकेशन का लाभ मिलेगा और मुख्यमंत्री के भाजपा सरकार के वो गुण गाएंगे। तो ये प्रयास है, ना अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात है, ना 3 दिन की बात है, ना 2 दिन की बात है, ना 1 दिन की बात है। हम अपनी बात मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी एक परंपरा रही है, गुरु गोविंद दोए खड़े काक्यो लगो पाए, भले हरि गुरु आपने दिन गोविंद जी मिलाए। वो गुरु हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। वो व्यक्ति अगर उनको रोटी नहीं मिलेगी पढ़ाने के बावजूद भी कैसे काम करेंगे। 10%, 15%, 20% पे तो हम लोग सारा काम करते हैं, 10% हम रिजर्वेशन में दे देंगे। फिर उसके बावजूद भी जब सरकार ये कह रही है कि हम रिम्बर्समेंट देने के लिए तैयार हैं तो दे दीजिए ताकि काम खत्म हो। हम स्कूलों में जाएं, क्लासें पढ़ाएं। और एक सबसे बड़ी बात यह मर्यादित बात रहे। कल भी परसों भी मैं ड्रामे था तो वहाँ भी कोई अच्छी बात नहीं थी, पेरेंट्स का व्यवहार अधिकारियों के प्रति भी ठीक नहीं था। तो मेरा कहना ये है, हमारी मांग है, CM साहब से निवेदन है कि जो गलत काम हुड्डा सरकार कर गई, RTE को 134 में बदल गई, उसको वापस 134 को RT में बदल दे और उस RTE के तहत 10 की बजाय 25% बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल तैयार है। क्यों? क्योंकि उसके रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट से आनी है। अभी आपने जो प्रश्न किया था कि भाई जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे अपने पैसा लेके अपने घर बैठ जाएंगे, कैसे बैठ जाएंगे? उनसे रसीद लें, वोचर दे के उनसे रसीद लें कि पैसे फलां स्कूल में मेरा बच्चा दाखिल हुआ है और वो जो है वहाँ पढ़ रहा। इतना ही हमारा मानना है। बाकी सारा शहर बंद है, सारा ज़िला बंद है और सारा ज़िला नहीं, हर व्यक्ति को, हर स्कूल को अपनी समस्याएं आ रही हैं। कैसे वो मतलब उन बच्चों को मिला पाएंगे जिन बच्चों ने अभी तक ABC नहीं सीखा और जो बच्चे नर्सरी से ABC सीख रहे हैं, वो दोनों बराबर में नहीं आ सकते। क्लास में 2 बात हो नहीं सकती, किसी को कुछ पढ़ा और किसी को कुछ। इतना ये है कि बच्चों का नुकसान किसी भी स्थिति में नहीं होने देंगे।
चाहे हमें 15 दिन की 20 दिन की जगह पे 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट करवाना पड़े, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी बुलाएं यूनियन को, बुला के टेबल के ऊपर बैठ के बात करें और निबेड़े काम करें। देर क्या, उनके लिए ये छोटा सा मसला है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कोई इसमें जेल भरो आंदोलन नहीं है। ये तो केवल क्या चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री माँ होती है, हमारे प्रदेश की राजा होता है, वो बुलाए उनको और उनकी बात को सुने, उनके कष्टों को समझे और हल करे, बस। पंजाब हरिजन मंच की ओर से स्वतंत्रता संग्रामी डॉक्टर श्यामलाल थापर की 41वीं बरसी पर सहनशीलता दिवस मनाया गया। इस मौके पर करीब 20 कवियों ने भाग लिया और अपनी कविताओं द्वारा किस तरह आज के दौर में सहनशीलता रखना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दी। इस मौके पर सबसे पहले डॉक्टर श्यामलाल थापर को श्रद्धा सुमन भेंट किए गए। श्यामलाल थापर कांग्रेसी नेता थे, मगर पंजाब के सेहत मंत्री भी रह चुके हैं। इस मौके पर कॉलेज की डायरेक्टर पूर्व सेहत मंत्री डॉक्टर मालती थापर ने बताया कि आज हमारे कॉलेज में डॉक्टर श्यामलाल थापर की 41वीं बरसी पर सहनशीलता और कवि दरबार का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में उन कवियों को बुलाया गया है जिन्होंने सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को वापस किया था। अगर पंजाब की उन्नति करनी है तो पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा सहनशीलता का है। जब वोट लेने का समय आता है तो बच्चों और नौजवानों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, सपना पूरा कर नहीं पाते। यह सपने देखना बंद करना चाहिए और मिलजुल कर सारे मसले हल करने चाहिए। आज सेमिनार में 20 से करीब कवि पहुँचे। आज हमारे कॉलेज में डॉक्टर श्यामलाल थापर की बरसी के ऊपर हम ये सहनशीलता के ऊपर सेमिनार और कवि दरबार कर रहे हैं। इसमें हमने उन कवियों को भी बुलाया है जिन्होंने जो सम्मान जो थे ना गवर्नमेंट के खिलाफ, जो पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ थे, उनको वापस किया गया था। क्योंकि वो हम लोग ये चाहते हैं कि पंजाब में अगर हमने कोई तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, तो सहनशीलता का मुद्दा जो है ना वो हमारे सारे समाज में लाना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए ना कि जैसे हम लोग बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं बच्चों को, नौजवानों को, जब हमने वोटें लेनी होती हैं, पर उसके बाद हम लोग जो होता है उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते। तो ये जो कह लीजिए सपने हैं ना, ये दिखाने हमें बंद करने चाहिए। हमें अपने माइंड्स को बड़ा करके जो हमारे अगेंस्ट भी कुछ भी होता है उस मुद्दों को हमें डिस्कस करना चाहिए। इसमें आज हमारे पंजाब के 20 के करीब शायर और लेखक आए हैं जो कि बड़े, और हमारी 2 बहनें भी आई हैं इसमें। और इसमें हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में एक चीज़ बहुत गलत हो रही है, जैसे पंजाबी को उन्होंने केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल पंजाबी का सब्जेक्ट ही हटा दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। कितनी ये गलत बात है। सहनशीलता के ऊपर जो सेमिनार करवाया जा रहा है, ये एक ऐसी सोसाइटी की ओर से करवाया जा रहा है, एक ऐसी संस्था की ओर से करवाया जा रहा है जिसके बानी डॉक्टर श्यामलाल थापर हैं। डॉक्टर श्यामलाल थापर अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन थे, एक इंस्टीट्यूशन थे। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए बहुत से काम किए। मैं समझता हूँ कि ये टॉलरेंस की भावना हमें उन्हीं से संस्कार में मिली है, और मैं ये समझता हूँ कि इसको हम लोगों को बदस्तूर कायम रखना चाहिए, इसको हमेशा अपने साथ जमा के रखना चाहिए। ये बड़ा ये गलीज और अपवित्र शब्द है जिसको इंटॉलरेंस कहा जा रहा है, असहिष्णुता कहा जा रहा है, ये असहनशीलता कहा जा रहा है। ये बहुत ही अपवित्र शब्द है। ये हमारे समाज में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये हिंदुस्तान की भारतीय सभ्यता और संस्कृति में इसके लिए कम से कम कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इसे सियासी नज़रिए से नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि सामाजिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ा अपराध है, और इसके लिए हमें कम से कम जो आम सामान्य नागरिक हैं सावधान होना चाहिए, और इस बात के लिए डट कर खड़े होकर पहरा देना चाहिए कि ये चीज़ें स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो किसी कॉर्नर से हो, किसी कोण से की गई हो, उसे हम कदापि कदाचित स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात की घोषणा होनी चाहिए। और ये सेमिनार जो आज के दिन करवाया जा रहा है, इस बात के मैं समझता हूँ कि ये एक ऐलान है कि हम लोग इसका विरोध करते हैं। कम से कम हमारे लेखक बंधु जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, चाहे वो पंजाबी के हैं, हिंदी के हैं या उर्दू के हैं, वो सब लोग एकजुट होकर इस बात का विरोध करते हैं। ये चीज़ हमें स्वीकार नहीं है, हमें मंजूर नहीं है, और इसको समाज में हमें इसको तिलांजलि देनी होगी, और इसको नए सिरे से सभ्य और सुसंस्कृत समाज की स्थापना करने में हमें लेखकों को अपना योगदान देना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मानव रहित रेल क्रॉसिंग एक बार फिर दो जिंदगियों के लिए काल बन गई। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में आज दोपहर एक भयानक रेल एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना दोपहर की है जब अहमदाबाद जम्मू तवी ट्रेन फिरोजपुर से चलकर जालंधर की तरफ जा रही थी। इस दौरान ट्रेन ने सुल्तानपुर लोधी से करीब 9 किलोमीटर आगे मानव रहित फाटक पर फाटक क्रॉस कर रही एक इंडिगो कार को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेन रफ्तार पर होने के चलते कार उछलकर नजदीकी खेतों में जा गिरी। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों को उपचार के लिए सुल्तानपुर लोधी सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरे को गंभीर हालत के चलते जालंधर के लिए रेफर किया गया था। इसके चलते रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। ਭਾਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਚਣ ਦੇ। 92 ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਤੇ ਇਹ ਗੇਟ ਨੰਬਰ C42 ਅਨਮੈਨਡ ਗੇਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਇੰਡੀਕਾ ਕਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕੀ ਗੱਲ? 2 ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਕਪੂਰਥਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਹੈਗਾ। मऊ जिले के मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों को सूखा राहत न मिलने को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि जल्द से जल्द किसानों के खाते में सूखा राहत भेजे। इस दौरान किसान नेता ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला अधिकारियों को 14 अप्रैल को सूखा राहत की धनराशि मिल चुकी है, लेकिन अब तक किसानों के खातों में सूखा राहत धनराशि नहीं दी गई। अप्रैल में भारी गर्मी पड़ने से गेहूं के दाने पतले हो गए हैं, जिससे लगभग 70% उत्पादन कम हो गया है। सूखा का किसान की कमर टूट चुकी है। सूखा राहत का पैसा यहाँ 14 अप्रैल से आकर पड़ा है, आज तक किसानों के खाते में नहीं भेजा गया। लेखपाल पैसा मांग रहे हैं कि आप पैसा हमको देंगे तो आपके खाते में ज़्यादा पैसा भेजूंगा। ये चोर है। अभी कल एक जेल में गया है, आज जब तक लेखपाल 1-2 जेल में नहीं जाएंगे तब तक किसानों के खाते में पैसा सही ढंग से नहीं जाएगा। इसलिए हम आए हैं, इस साल भी 100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेज देने के लिए शासन से मांगा जाए और जो पैसा आया है उसको किसानों के खाते में भेजा जाए। इसीलिए हम यहाँ मांग करने आए हैं। जिला प्रशासन की लापरवाही है। ये चारों जिले के SDM जो है और तहसीलदार ये सोए हुए हैं। ये पैसा वाला काम करते हैं, जहाँ पैसा मिलता है उस काम को करते हैं, जो जहाँ नहीं मिलता है उस काम को नहीं करते हैं। शाहजहांपुर में थाना जलालाबाद क्षेत्र में रात मोहल्ला 12 पत्थर में 2 बजे एक मकान में घुसकर बेखौफ बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान विरोध करने पर मकान स्वामी की हत्या कर दी। बचाव करने आए भाई, पत्नी, माता और बहन को पीट कर अधमरा कर लूटपाट करके पुलिस को चुनौती देकर चले गए। 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को जलालाबाद नगरिया अस्पताल भिजवाया, जहाँ से उन्हें शाहजहांपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ गंभीर रूप से घायल मकान स्वामी ने दम तोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कल रात करीब 2 बजे थाना जलालाबाद अंतर्गत मोहल्ला 12 पत्थर निवासी नीटू के घर में बदमाश घुस गए थे और लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें पूरा परिवार गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें रात में जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां गंभीर घायल नीटू की मौत हो गई। वहीं पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और खुलासे के लिए टीम बनाकर गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। ये चोर घुसाए थे, उन्होंने वारदात करी है। ये कै बजे की लगभग घटना है? 2-2:30 बजे के लगभग की घटना है। कितनी संख्या में लोग थे? ये कुछ नहीं ध्यान है हमें। इसमें कितने लोग घायल हुए और कितने क्या, मैं घायल हूँ, बहन घायल है, मेरी भाभी घायल है, भैया खत्म हो गए। ये थाना जलालाबाद शाहजहांपुर की घटना है। 6 और 7 की रात में करीब 2 से 3 बजे के बीच ये नीटू सिंह है, इनके परिवार के 6 और सदस्य घर में सोए हुए थे। इनका कस्बे के बाहर एकदम बाहरी एंड पर इनका मकान है, किराए पे रहते हैं ये। और कम से कम 4 लोग ये बता रहे हैं, कम से कम 4 लोग, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनके घर में घुसे, छत से घुसे
और डंडे से इसमें नीतू सिंह के सर पे वार किया है, जिससे जिनकी चोटों से इनकी मॉर्निंग में मृत्यु हो गई है। बाकी जो घर के इनके सदस्य थे उन पे भी हमला किया है। इनका कहना है कि उन्होंने मारपीट करी और लूटपाट करी इसमें घर में, और कुछ नकदी भी इनकी गायब है। अभी इनमें घायल भी हैं, इनके परिवार के सभी मेंबर, 2 बच्चों को छोड़कर सभी घायल हैं। सर में चोटें हैं, लाठी डंडे की चोटें हैं, एडमिट है। नीतू सिंह की मृत्यु हो गई है। तहरीर आने वाली है, हम लोग अभियोग पंजीकृत करके इसमें कार्रवाई करेंगे और इसमें कुछ लीड हैं, हम लोग गिरफ्तारी इसमें जल्दी ही हम लोग इस केस को हम लोग खोल देंगे। कहाँ चली गई? फ्रिज में देखा, यहाँ भी नहीं है। छत पे वहाँ होगी। मिली क्या? जरूर इसी ने खोई होगी। आपको नहीं मिलता क्या? जाके ढूंढना होगा। ये हमारी बात है, खोई थी अब मिल गई। बात अरे मैं तो कितनी सारी बातें करती हूँ। कुरकुरे अब कई नए अंदाज में, तो मिली ना कुरकुरे के साथ फैमिली फ्री।